विद्यार्थी मित्र हो नमस्कार. मी LD ढगे आमच्या इनोव्हेटिव्ह पब्लिकेशनच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आपले हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्र हो, आपणास माहीतच आहे की सध्या आपण MCQ ची टॉपिक निहाय व्हिडिओ सिरीज पाहत आहोत. मागील व्हिडिओमध्ये आपण युनिट क्रमांक 16 ट्रान्सफॉर्मर यावरील काही महत्त्वपूर्ण MCQज पाहिले. पुन्हा एकदा आज आपणासमोर आमच्या पब्लिकेशनचे लेक्चरर शेख हैदर सर घेऊन आले आहेत द्वितीय वर्षातील 17वे युनिट DC जनरेटर यावरील काही महत्त्वपूर्ण MCQज. विद्यार्थी मित्र हो, हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा व आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉन मधील ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करण्यास विसरू नका. चला तर मग पाहूया आपले 17वे युनिट DC जनरेटर यावरील MCQज. पहला सवाल है हमारे पास, विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इन DC जनरेटर. DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का प्रयोग किया जाता है. ऑप्शन ए क्रॉक्सक्रू रूल, ऑप्शन बी राइट हैंड पाम रूल, ऑप्शन सी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ऑप्शन डी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. अब यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है कि DC जनरेटर में जो EMF इंड्यूस हुआ है, जो EMF प्रेरित हुआ है, उसकी दिशा मालूम करना है या दिशा ज्ञात करना है. मीन्स वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF. अब हम जब भी डायरेक्शन फाइंड करेंगे इंड्यूस EMF की इन जनरेटर में, वहाँ पर हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे. किसका? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि हम क्या करेंगे, पहले राइट हैंड के फर्स्ट थ्री फिंगर ऑफ राइट हैंड, मतलब पहले अपने राइट हैंड के पहले 3 फिंगर कौन कौन से होगा, थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर, केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मतलब तीनों में क्या होगा, परपेंडिकुलर. तीनों कैसे रहना, एक मेक को कैसे रहना, परपेंडिकुलर. सभी एक मेक के साथ कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर. यानी तीनों फिंगर के बीच में एग्जैक्टली 90 डिग्री की डिस्प्लेसमेंट रहना. कितना, 90 डिग्री. अब ये देखो, ये दो फिंगर के बीच में क्या है, 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट. उसके बाद में ये तो फर्स्ट फिंगर. अब ये तीनों भी क्या होगा, एक पेग के साथ में क्या है, पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है. अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम कौन सी बात करें, फ्लेमिंग राइट हैंड, तो फर्स्ट राइट हैंड के पहले 3 फिंगर, थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर. जो मिडल फिंगर है, वो मिडल फिंगर क्या इंडिकेट करेगा हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जो मिडल फिंगर, स्ट्रेट फिंगर क्या इंडिकेट करें, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड. और जो मिडल फिंगर है, वो मिडल फिंगर इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर. और जो थंब है, थंब इंडिकेट करेगा मोशंस ओवर द कंडक्टर. क्या करेगा, मोशंस ओवर द कंडक्टर. अब यहाँ पर इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, साइड में एक मैग्नेट निकाल देते हैं. सपोज ये हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है, इसके 2 पोल, एक साउथ, एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल. अब यहाँ पर जो है, ये है हमारे बीच को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड मतलब इफेक्टिव एरिया ऑफ मैग्नेट. अब यहाँ पे सपोज ये मेरा राइट हैंड है, ये राइट हैंड अगर सपोज कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये जो स्ट्रेट फिंगर है, स्ट्रेट फिंगर के यहाँ पे सीधा, ये क्या है, लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यानी जो हमारा फर्स्ट फिंगर है, सीधा स्ट्रेट फिंगर इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब उसके बाद में सपोज इसके बीच में हम अगर एक कंडक्टर रख रहे हैं, कंडक्टर. अब एक तो कंडक्टर हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, अदरवाइज इसको रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज. तो अब यहाँ पर जो थंब इंडिकेट कर, थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, हमारा मोशंस ओवर द कंडक्टर. क्या इंडिकेट करेगा, मोशंस ओवर द कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर होने वाले मोशंस. और जो मिडल फिंगर है हमारे पास, अब समझिए राइट हैंड है, अब जो राइट हैंड है, तो राइट हैंड का हमारा जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर. इस वजह से अब जब भी हम यहाँ पर DC जनरेटर में EMF इंड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम कौन सा रूल का इस्तेमाल करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. अगला सवाल है, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर. जनरेटर द्वारा कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है और रूपांतरित की जाती है. ऑप्शन ए हीट, ऑप्शन बी काइनेटिक, ऑप्शन सी मैकेनिकल, ऑप्शन डी केमिकल. द DC जनरेटर इज रोटेटेड बाय प्राइम मूवर एंड प्रोड्यूस अ वोल्टेज, सो इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यानी जो DC जनरेटर रहता है, DC जनरेटर को हम क्या करते हैं, एक प्राइम मूवर द्वारा क्या करते हैं, उसको रोटेट करते हैं.
अब रोटेट होगा तो क्या होगा, उसके अंदर एक क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी। तो जनरेटर क्या कर रहा है, डिवाइस ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकेनिकल एनर्जी। अगला सवाल है, विच मेटल इज यूज टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन, यानी लार्ज डीसी जनरेटर के मशीन के पोल कोर बनाने के लिए कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कास्ट स्टील, ऑप्शन बी कास्ट आयरन, ऑप्शन सी सॉफ्ट आयरन, ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। अब हम अगर अब बात करें किसी लार्ज डीसी जनरेटर की, क्या बनाने का हमको, पोल कोर और पोल शूज। अब देखो जब भी पोल कोर और पोल शूज हम क्या करेंगे, बनाएंगे, तो उस टाइम में हम कास्ट स्टील का इस्तेमाल करते हैं। किसका, कास्ट स्टील, क्योंकि कास्ट स्टील की जो क्या है, जो परमेबिलिटी है वो कास्ट आयरन के कंपेरेटिवली हाइयर परमेबिलिटी, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो फ्लो होगा उसमें उसको कम से कम अपोजिशन होगा, इसलिए हाइयर परमेबिलिटी मटेरियल इस्तेमाल करना अच्छी बात रहेंगी इसमें। अब यहाँ पे जो क्या है, देखो सब जनरली हम जो मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग पार्ट डीसी जनरेटर के लिए, जब भी हम पोल कोर और पोल शूज बनाएंगे वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे कास्ट स्टील का, और अगर आर्मेचर कोर रहेगा तो वहाँ पे लैमिनेटेड स्टील इस्तेमाल करेंगे। कम्यूटेटर के लिए हम हार्ड ड्रॉन कॉपर इस्तेमाल करते हैं। ब्रशेस अगर रहे तो स्मॉल जनरेटर रहेगा वहाँ पे कॉपर और कार्बन का इस्तेमाल करेंगे, और ब्रशेस ही अगर लार्ज जनरेटर रहेगा, लार्ज डीसी जनरेटर, तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोग्राफाइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि लार्ज क्या है, टू मेक द पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी जनरेटर। अब लार्ज जनरेटर रहेगा तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे कास्ट स्टील, अगर स्मॉल अगर रहे तो वहाँ पे कास्ट आयरन का भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया लार्ज डीसी जनरेटर। तो इन केस ऑफ लार्ज डीसी जनरेटर हम वहाँ पर कास्ट स्टील का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कास्ट स्टील। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए क्रॉक्सक्रू रूल, ऑप्शन बी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन सी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ऑप्शन डी फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। A DC generator operate on the principle of electromagnetic induction when a magnetic flux link a conductor change an EMF induce in conductor। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी डीसी जनरेटर में क्या होता है, एक तो दो टाइप से हम क्या करेंगे, EMF इंड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। सपोज ये हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब अगर सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर अगर हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर को अगर रोटेट कर रहे हैं, क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा EMF इंड्यूस होगा। क्या करेगा, EMF इंड्यूस, कैसा कि ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर क्या करेगा, ऐसा ये नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ क्या करेगा, कट करेगा, तो इसमें क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा। मतलब जब भी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अगर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक सिंपली कि यहाँ पर अगर जो कंडक्ट ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, स्टेशनरी है, मतलब कोई भी वहाँ पर मूवमेंट, रोटेटिंग मूवमेंट नहीं है, कोई भी हलचल नहीं है, वहाँ पर क्या है, स्थिर है, मतलब क्या है, स्टेशनरी। और जो कंडक्टर कैसा है, रोटेटिंग है, तो यहाँ पर जो भी EMF इंड्यूस होगा कैसा होगा, डायनेमिकली इंड्यूस EMF। एक तो हम क्या कर सकते हैं, ये कंडक्टर को रोटेट कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरी तरह क्या कर सकते हैं, कंडक्टर को स्थिर रखो, स्टेशनरी रखो, ये मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करो। ये दो तरह से हम क्या कर सकते हैं, EMF इंड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द डीसी जनरेटर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगला सवाल है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डायनेमिकल इंड्यूस EMF। डायनेमिकल इंड्यूस EMF का सूत्र क्या है। ऑप्शन ए BLV होल्ड्स, ऑप्शन बी BL साइन होल्ड, ऑप्शन सी BLV कॉस होल्ड, ऑप्शन डी BLV साइन होल्ड। अब यहाँ पे जब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, डायनेमिकली इंड्यूस EMF। बट व्हाट इज मीन बाय डायनेमिकली इंड्यूस EMF, व्हेन अ कंडक्टर मूव इन अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स लिंक विद द चेंज इन अ मैग्नेट्यूड, देयरफॉर अ EMF विल बी इंड्यूस। अब क्या होता है, सपोज हमने क्या करें, अभी तो ये पहले इस क्वेश्चन में बताए थे, सपोज हमारे पास क्या है कि ये यहाँ पर एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, स्टेशनरी, क्योंकि हम मैग्नेट को कोई भी किसी भी फिजिकल तरह से हम उसको रोटेट नहीं कर रहे, उसको कैसा कर रहे हैं, स्थिर रख रहे हैं और स्टेशनरी रख रहे हैं। अब इसके अंदर अगर हम क्या करेंगे, कंडक्टर को रोटेट करेंगे, तो कंडक्टर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा कट करेंगे और उसके अंदर क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा। तो इसको बोलेंगे हम डायनेमिकल इंड्यूस EMF, क्योंकि इसमें इसके कंडक्टर पे क्या है, मोशन में, कैसा है, मोशंस में,
इसलिए उसको बोलेंगे डायनेमिकल इंड्यूस ईएमएफ। जो डायनेमिकल इंड्यूस ईएमएफ का जो फार्मूला है वो क्या फार्मूला हमारे पास, एक BLV साइन थीटा। अब BLV साइन थीटा का ऑप्शन नंबर डी। अब बी का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स और नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितने हैं पर यूनिट एरिया, तो उसको बोलेंगे फ्लक्स डेंसिटी। उसके बाद में दूसरा एल क्या है, ये जो इसकी जो लेंथ है कंडक्टर की लेंथ, वो कंडक्टर की लेंथ इन मीटर। ऑप्शन उसके बाद में क्या है हमारे पास वी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। अब ये कंडक्टर कितनी कौन सी वेलोसिटी से हम उसको उसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम रोटेट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डायनेमिकल इंड्यूस ईएमएफ का जो फार्मूला होगा BLV साइन होल्ड, BLV साइन होल्ड। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग फॉर 4 पोल जनरेटर। यानी 4 पोल जनरेटर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पाथ होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 8। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग की। इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ विल बी 2 और मल्टीपल ऑफ 2। So for 4 pole DC generator, the number of parallel path for 4 pole DC generator, the number of parallel path is equal to कितना है हमारे पास, एक इससे मल्टीपल ऑफ 2 रहे, क्या रहे, मल्टीपल ऑफ 2। अब यहाँ पर कितने हमारे पास 4 पोल है, इसका मल्टीपल अगर 2 करें तो कितना हो जाएगा टोटल 8 पोल। तो यहाँ पर का ऑप्शन नंबर है डी। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8 पोल। अगला सवाल है, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ऑप्शन बी क्रॉक्सक्रू रूल, ऑप्शन सी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन डी राइट हैंड पाम रूल। अब यहाँ पर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही देखे थे कि हम जब क्या करेंगे, जब भी हम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन फाइंड करेंगे वहाँ पर हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अगला सवाल है, व्हाई द पोल कोर स्टैंपिंग आर लैमिनेटेड इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्टैंपिंग पोल को लैमिनेटेड क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए है रिड्यूस द फ्रिक्शन लॉस, ऑप्शन बी रिड्यूस द एडी करंट लॉस, ऑप्शन सी रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस, ऑप्शन डी रिड्यूस विंडेज लॉस। एडी करंट रिड्यूस करने के लिए पोल शूज आमतौर पे पतली पट्टी यानी पतली स्ट्रिप से बने होते हैं जिसे हम लैमिनेशन कहते हैं। यह लैमिनेशन की जो थिकनेस है जनरली 0.25 mm से 0.5 mm तक होनी चाहिए। इस थिकनेस की जो वॉल्यूम है और जो थिकनेस है, हम थिकनेस कैसे फाइंड करते हैं और किस चीज़ पे डिपेंड करती है। जो थिकनेस है वो थिकनेस डिपेंड करती है सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन प्लस वार्निश प्लस और वार्निश। मतलब कैसा हुआ कि वार्निश प्लस सिलिकॉन स्टील प्लस वार्निश, मतलब ये इस तरह से हम क्या करते हैं, जो लैमिनेशन है वो लैमिनेशन के क्या करते हैं हम उसकी थिकनेस डिफाइन करते हैं। और जो थिकनेस है वो थिकनेस नॉर्मली क्या होना 0.25 mm से 0.5 mm के बीच में होनी चाहिए। और जब भी हम ये लैमिनेशन करेंगे तो लैमिनेशन की वजह से जो एडी करंट लॉस जो होगा वो लॉस का कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। तो इसलिए जो भी पोल कोर में और पोल शूज में हम एडी करंट लॉस रिड्यूस करने के लिए लैमिनेशन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के लिए कौन से जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन बी सीरीज जनरेटर, ऑप्शन सी शंट जनरेटर, ऑप्शन डी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अब यहाँ पर हम डीसी शंट जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के लिए, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डीसी शंट जनरेटर। उसकी खास वजह यह है कि डीसी जनरेटर का हम इस्तेमाल हमेशा ऐसे एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज की ज़रूरत है और ऐसा कांस्टेंट लोड और कांस्टेंट वोल्टेज की खास ज़रूरत है, वहाँ पर हम डीसी शंट जनरेटर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे बैटरी चार्जिंग,
जनरल लाइटनिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शंट जनरेटर। अगला सवाल है, हाउ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? ऑप्शन ए, इन सीरीज विद शंट फील्ड, ऑप्शन बी, इन सीरीज विद आर्मेचर, ऑप्शन सी, इन पैरेलल विद आर्मेचर, ऑप्शन डी, इन पैरेलल विद शंट फील्ड। अब जो इंटरपोल जो रहते हैं वो मुख्य पोल के समान यानी सिमिलर होता है। इंटरपोल मेन फील्ड पोल के एक जैसा होता है, मतलब सिमिलर होता है, और मुख्य फील्ड पोल के योग पर बीच में लगा होता है। यानी इंटरपोल वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इंटरपोल और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों एक सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि बिकॉज उसका वजह खास क्या है, इंटरपोल ने जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है वो फ्लक्स क्या रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। क्या हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन सीरीज विद आर्मेचर। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म फील्ड की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए, रिड्यूस आर्मेचर करंट, ऑप्शन बी, रिड्यूस द फील्ड करंट, ऑप्शन सी, बिल्ड अप वोल्टेज, ऑप्शन डी, मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। अब जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म फील्ड इज नॉर्मली इनफ टू बीइंग द जनरेशन प्रोसेस, मीन्स जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म फील्ड रहता है वो नॉर्मली जनरेशन वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए और वोल्टेज जनरेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है प्रोसेस है। मतलब क्या था, स्मॉलर अमाउंट क्या रहता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म फील्ड रहता है। उसकी वजह से जो स्वयंचलित जनरेटर, मतलब क्या, जो सेल्फ एक्साइटेड का मतलब क्या है कि उसको बाहर से कोई भी एक्साइटेशन नहीं दिया वाला है, बाहर से कोई भी एक्साइटेशन नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज हमारे पास क्या है, एक जनरेटर है और एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो स्मॉलर अमाउंट ऑफ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास हो रहा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम एक तो क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है, अगर सपोज यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक कॉइल कनेक्ट करें, अब यहाँ पर कॉइल करंट के कॉइल में क्या करें, एक सोर्स कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जब भी इसमें या सोर्स कनेक्ट करेंगे, इसमें से क्या होगा, हमारे पास करंट फ्लो होगा। क्या होगा? करंट फ्लो होगा। अब करंट फ्लो होने के बाद में क्या होगा, इसके अक्रॉस क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। तो इसलिए हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब ये मैग्नेट बोल के ऐड करेगा, इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहाँ पर अब क्या है, कौन सा है, सेल्फ एक्साइटेड। कौन सा है? सेल्फ एक्साइटेड। अभी ये इसमें क्या होगा, सेल्फ एक्साइटेड में क्या है कि हमने इसको कोई भी बाहर से एक्साइटेशन प्रोवाइड नहीं करे। क्या करें? एक्साइटेशन प्रोवाइड नहीं करे। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये कहाँ से होगा, ये प्रोड्यूस होगा कहाँ से, उसमें स्मॉलर अमाउंट कुछ ना कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म फील्ड की वजह से। अब जब भी ये मैग्नेट यहाँ पे आर्मेचर कंडक्टर कट करेगा तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर आप यहाँ पे सपोज एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से हमने क्या कर दिए, ये सोर्स हटा दिए, ये सोर्स क्या कर दिया हमने, हटा दिए। अब ये सोर्स हटाने के बाद में ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हमारे पास में कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। सोर्स हटा दिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इसमें कुछ भी हमने कितना भी कंडक्टर रोटेट करें, मैग्नेट की वोल्टेज बिल्डअप होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। अगर अब इसमें स्मॉलर अमाउंट ऑफ क्या रहेगा, हमारा रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कुछ ना कुछ बचा रेसिडाइज मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा, तो अब यहाँ पर अगर हम आर्मेचर कंडक्टर रोटेट करें तब क्या होगा, वोल्टेज बिल्ड होगा। जैसा वोल्टेज बिल्ड होगा, अब यही चीज़ के साथ में क्या होगा, इससे और क्या करेगा, इसको मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग करते जाएगा। क्या करेगा, और स्ट्रॉन्ग कर देंगे, और उसके बाद में वोल्टेज स्लोली बिल्ड होते जाएगा। इसलिए वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म फील्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्ड अप द वोल्टेज। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए कौन से जनरेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन बी, सीरीज जनरेटर, ऑप्शन सी, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन डी, शंट जनरेटर। A compound generator generally used for lightning power supply purpose and for heavy power service such as feeding long distance transmission line. Cumulative compound wound generator are also used for the driving a motor.
यानी क्या होता है कि जब भी हम कम्युनिटिव कंपाउंड का जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि इसकी जो खास प्रॉपर्टी है इट प्रोवाइड अ कांस्टेंट वोल्टेज, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिटिव कंपाउंड जनरेटर। अगला सवाल है व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोल शूज इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में पोल शूज का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, रिड्यूस द एयर गैप, ऑप्शन बी, स्प्रेड आउट द फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप, ऑप्शन सी, मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉसेस, ऑप्शन डी, इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर क्या है कि पोल शूज का उद्देश्य क्या है? पोल शूज हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली पोल शूज हम ये हमारे पास ऐसा हॉर्स शू के शेप में अवेलेबल रहता है। अब ये पोल शूज के दो पर्पस है, मेनली क्या है, दो पर्पस। एक पर्पस क्या है कि इसके ऊपर हम क्या करते हैं, फील्ड कॉइल करते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर प्लेस करते हैं फील्ड कॉइल, यानी इसका मेन पर्पस है टू होल्ड द फील्ड कॉइल, यानी फील्ड कॉइल को होल्ड करके रखना। और दूसरा मेन पर्पस क्या है कि इस जो फील्ड कॉइल ने जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया है, ये फ्लक्स को क्या करना है, एक यूनिफॉर्मली क्या करना है, एयर यूनिफॉर्मली क्या करना है, एयर गैप में स्प्रेड आउट करना, क्या करना है, उसको स्प्रेड आउट करना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेड आउट यूनिफॉर्म इन द एयर गैप। यानी यहाँ पर क्या पोल शूज है, ये पोल शूज के मेन दो फंक्शन, एक है पहला फंक्शन क्या होगा, टू होल्ड फील्ड कॉइल, दूसरा पर्पस हमारे पास है टू स्प्रेड आउट द फ्लक्स इन द एयर गैप यूनिफॉर्मली। अब ये दोनों तरफ से होगा, यहाँ से भी तो हमारे पास एक पोल शूज है, अब ये दोनों क्या करेंगे, हमारे पास जो भी एयर गैप है वो एयर गैप के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको यूनिफॉर्मली एक जैसा सभी तरफ क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेड आउट द यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप। अगला सवाल है व्हाट इज द कॉज ऑफ हेवी स्पार्किंग इन ब्रशेस ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में ब्रशेस के हेवी स्पार्किंग होने के कारण क्या है? ऑप्शन ए है शॉर्ट सर्किट इन फील्ड वाइंडिंग, ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर वाइंडिंग, ऑप्शन सी है टू मच स्प्रिंग टेंशन ऑन ब्रश, ऑप्शन डी है एमएनए एंड जीएनए पोजीशन चेंज। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन किया गया कि हेवी स्पार्किंग की वजह ब्रशेस में, अब जो ब्रशेस है यहाँ पर क्या डीसी जनरेट का ब्रशेस है, इसमें हेवी स्पार्किंग क्यों होती है? अब नॉर्मल जो ब्रशेस रहता है, ब्रशेस का जो क्या रहता है हमारे पास में पोजीशन रहती है, ब्रशेस की पोजीशन क्या रहती है, सपोज ये आर्मेचर के ऊपर हमने यहाँ पे लगाए ब्रशेस, तो ये ब्रशेस हम कहाँ प्लेस करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं GNA और यहाँ पर करेंगे हम उसको MNA, मतलब ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। अब यहाँ पर क्या होता है जो MN है हमारे पास, तो इसमें क्या होगा, ये नॉर्थ पोल हमारा, ये साउथ पोल। अब जो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस ये क्या है, एग्जैक्टली यहाँ पर क्या था हमारे पास में परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, क्या है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पोजीशन पे क्या होता है कि जो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर है, तो इस टाइम में क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो कंडक्टर के साथ लिंक होंगे, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या रहेगा, यहाँ पर जीरो रहेगा। इस वजह से यहाँ पर जो EMF इंड्यूस रहेगा ये पोजीशन पे, तो ये पोजीशन पे जो EMF इंड्यूस है उसकी वैल्यू कितना रहेगा, जीरो। तो यहाँ भी ये पोजीशन पे अगर क्या है, जीरो EMF है, तो यहाँ पर करंट अगर इंड्यूस EMF अगर जीरो है तो करंट की वैल्यू कितना रहेगा, जीरो रहेगा। अब जीरो अगर यहाँ पर करंट इंड्यूस अगर जीरो हो रहा है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर पोजीशन पर, तो वहाँ पर स्पार्किंग कितना हुआ, स्पार्किंग नहीं हुआ, इसलिए इसकी पोजीशन कहाँ रहती है, GNA पे। अब क्या होता है, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन या फिर आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, अब ये जो सपोज ये हमारे पास है GNA, तो ये जो GNA की जो पोजीशन है ये थोड़ा सा क्या होता है, आर्मेचर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, मतलब क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा ये ऐसा। तो मेन पोजीशन हमारी क्या थी, ये पोजीशन होना क्या होना, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। यहाँ पर EMF इंड्यूस कितना हुआ, जीरो हुआ, यहाँ पर EMF इंड्यूस कितना हुआ, जीरो हुआ, लेकिन अब ये आर्मेचर शिफ्ट होगा हमारा ये ऐसा। अब यहाँ पर होने की वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ स्मॉलर अमाउंट अब यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एक कट होगा और यहाँ पर EMF इंड्यूस होगा। अब जो भी EMF इंड्यूस होगा उसकी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो होगा और वो करंट की वजह से यहाँ पर क्या होगा, हेवी स्पार्किंग होगी। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, जब भी अगर हम ये GNA और MNA की पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगे ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, उस वजह से वहाँ पर क्या होगा, हेवी स्पार्किंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MNA एंड GNA पोजीशन चेंज, MNA और GNA पोजीशन आर चेंज। अगला सवाल है वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्जर DC जनरेटर। बड़े DC जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, ऑप्शन बी,
रिड्यूस कम्यूटेशन इफेक्ट, ऑप्शन सी कनेक्ट मोर लोड्स, ऑप्शन डी इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ जनरेटर। अब ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग की ज़रूरत क्या है और कहाँ पर रहती है और कहाँ पे प्लेस करना और किसके साथ कैसे कनेक्शन करना, ये देख लेते हैं पहले। जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम इस्तेमाल करते हैं टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। कहीं के लिए आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट को हम पूरी तरह खत्म करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब जो आर्मेचर रिएक्शन क्या रहता है, आर्मेचर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर कंडक्टर फ्लक्स ऑन मेन मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स। अभी हमारे पास क्या रहता है, सपोज जैसे कि ये हमारे पास डीसी जनरेटर है, सपोज एक ये हमारे पास मेन मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या हमारे पास एक मेन मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके अंदर सपोज हमने एक कंडक्टर रख दी, क्या करें, एक कंडक्टर रख दिए। अब ये कंडक्टर क्या करेगा, ये सब क्या होगा, इसमें रोटेट होगा तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसमें से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो क्या करेगा, खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, एक खुद की मैग्नेटिक फील्ड नहीं खुद प्रोड्यूस करेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो ये दोनों की वजह से क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। तो इफेक्ट, इसका इफेक्ट किसके ऊपर है, मेन मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। अब ये मेन मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, इसमें से क्या होगा, एक दो इफेक्ट होता है, एक होगा डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, दूसरा होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। क्या, एक तो क्या हुआ डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, दूसरा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। यानी आर्मेचर रिएक्शन के दो इफेक्ट है, आर्मेचर रिएक्शन के दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट डीमैग्नेटाइजेशन, दूसरा इफेक्ट क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। अब ये जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट है, ये क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट रिड्यूस करने के। अब क्रॉस मैग्नेटाइजेशन रिड्यूस कैसा करना है कि हम ये जो आर्मेचर है, ये आर्मेचर के सीरीज में क्या कनेक्ट करते हैं, एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं कि वो क्या करेंगे कि जो फ्लक्स ये जितना प्रोड्यूस करेंगे इतनी अमाउंट में क्या करेंगे, दूसरे हमारे कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करेंगे, उतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। और दोनों रहेगा डायरेक्शन इक्वल और अपोजिट, इसलिए ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब बचेगा कि अंदर हमारे पास ओनली मेन मैग्नेटिक फील्ड।